ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। हम मिल के जाए तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने इसी मुद्दे को बार बार लेकर आ रहे हैं और ओवैसी के विषय में आज की अगली कड़ी हम आपके सामने लेकर आए हैं। दुनिया भर में कई देशों में आज इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मूवमेंट चल रही है। मैं जानता हूं कि भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। वो लोग ऐसे विषयों से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी के लिए भारत से उठकर कोई इराक तक जाता है, कोई और कंट्री में जाता है। उनको यहां पर साइलेंट सेल का सपोर्ट मिलता है और इसलिए तो बाहर का आतंकवादी यहां पर आके अपने धमाके करने में, अपने षड्यंत्र को पूरा करने में कामयाब होता है। तो क्या भारत में कोई इस्लामिक स्टेट बनने के लिए प्रयास हो रहा है? अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे जमीन बनाने का काम हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो 125 करोड़ के हिंदुस्तान को इस विषय पर एक होकर बोलने की आवश्यकता है। आज के इस पूरे बिंदास बोल में हम आपको दिखाएंगे कि क्या ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ कहीं पर मेल तो नहीं खाती है और ऐसे घटनाओं से अपने आप को दूर कैसे रखा जा सकता है। तो चलिए, हमेशा की तरह आपके सारे प्रकार की अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा मुद्दे को देखते हैं। विश्व के 75 से ज्यादा देशों में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम चल रही है। वो एक विशेष समुदाय का रहनुमा बनकर उनकी हक और अधिकारों की बात कर उनको अपनी ओर खींचते हैं। इतना ही नहीं, उनके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इस फहरिस्त में बहुत देश हैं जो मुस्लिमों की हक की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र के प्रति भड़काते हैं। तालिबान से लेकर बोको हराम और ISIS इसी का रूप है। अब हम आपको रूबरू कराते हैं ISIS से। जून 2014 में निर्मित एक अमान्य राज्य इराक सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। इस संगठन के कई पूर्व नाम हैं, जैसे ISIS अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इसे ISL भी कहते हैं। इसी राह पर ओवैसी भाई भी निकल पड़े हैं और बड़ी ही चतुराई से दोनों भाई भारत में ISIS के लिए काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस्लामिक राष्ट्र वाले मानचित्र में भारत का भी नाम है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसने सबसे पहले लेवेंट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही अलकायदा प्रमुख जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर भारत को सकते में डाल दिया था, लेकिन केंद्र की नई सरकार ने जवाहिरी के मंसूबों को कुचल डाला। जवाहिरी ने क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुनवाते हैं। सुना आपने अलकायदा प्रमुख जवाहिरी किस तरह हिंदू राष्ट्र भारत के प्रति जहर उगल रहा है। فإني أزف إلى المسلمين في العالم عامة وفي شبه القارة الهندية خاصة بفضل الله سبحانه قيام فرع جديد لجماعة قاعدة الجهاد، وهو جماعة قاعدة الجهاد في شبه القارة الهندية. وهذا الكيان لم ينشأ اليوم، ولكنه ثمرة جهد مبارك منذ أكثر من سنتين لتجميع المجاهدين في شبه القارة الهندية। फर्क इतना है कि ये देश के बाहर से भारत के प्रति जहर उगल रहा है और ओवैसी जैसे गद्दार देश में रहकर देश का नमक खाकर ISIS के मंसूबों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे कुचलना बेहद जरूरी है। जिस तरह ISIS ने ईरान में नरसंहार का तांडव दुनिया को दिखाया, उसी तरह ओवैसी भाई भी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन देश की आर्मी और जनता ओवैसी के मंसूबों को कुचल कर रख देगी। हैदराबाद को ओवैसी भाइयों ने ISIS की प्रयोगशाला बना रखा है और जहां लोगों को भड़काकर
देश के प्रति जहर भरने का काम करते हैं और बाद में उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक भारत के लिए जहर उगलने वाले और राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले ओवैसी भाइयों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया। सुदर्शन न्यूज लगातार ओवैसी के चेहरे से झूठ का नकाब उतारने की मुहिम चला रहा है और जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। आप भी सुदर्शन न्यूज की इस मुहिम से फेसबुक, ट्विटर और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर अभी हमको बात करनी है। हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व क्रिकेटर और भारत में संसद सदस्य, भाजपा के सांसद सदस्य कीर्ति आजाद जी। कीर्ति आजाद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल में। शायद कीर्ति जी से संपर्क करते रहेंगे। साथ साथ में हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, हमारे साथ सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं हुए और हमारे साथ किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए आप जुड़े हुए। लाइव में जुड़े होने के कारण थोड़ा डिले कम्युनिकेशन होगा कीर्ति आजाद जी से। कीर्ति आजाद जी, अगर आपने ये मुद्दा अभी सुना है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आपने सुरेश जी यदि मेरा भाषण सुना होगा पार्लियामेंट में, जिस दिन ये लोग कम्युनल राइट्स के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं, उन लोग को उन समय मैंने पूछा था और ये ओवैसी जी थे वहां पर, तो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा सबसे पहले ये बताइए कि हैदराबाद में आपके पार्टी के एक व्यक्ति ने क्या इस प्रकार का भाषण दिया था? नंबर 2, क्या वह संयोग से या असंयोग से आपका भाई था? 3, क्या उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में भड़काऊ भाषण दिया था? 4, क्या उसने ये कहा था कि यहां से पुलिस हट जाए तो हम 25 करोड़ लोग बता देंगे हिंदुस्तान में क्या हो सकता है? 6, जब उसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो वो लंदन भाग गए? 7, आपके भाई थे और आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपने संविधान की शपथ ली है कि हमारा देश में सेक्युलर देश है, तो ऐसे में आपने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की क्या? और कोई नहीं थे जवाब देने वाले। उस समय हमने मुलायम सिंह जी से भी पूछा था कि आपके एक वो मामू हैं, आज बाबा आजमी या क्या नाम है उनका, उन्होंने भी बड़ी उल्टी सीधी बातें आपके बारे में कही है। तो देखिए, मैं एक खिलाड़ी आदमी हूं, ना तो मेरा कोई मजहब है ना कोई मेरी जाति है। मैं देश के लिए खेलता हूं। देश की आन बान शान मान मर्यादा पर रहना सबसे बढ़िया। आप उल्टा देखिए, अकबर विदेशी ये जो है ये क्या बोल रहे थे। हमारे संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया अधर्मी। उसी का फायदा उठा करके इस प्रकार के अधर्म करते हैं। संविधान में होना चाहिए पंथ और मजहब निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं। इंसानियत धर्म है, सबको धर्म का निर्वाह करना चाहिए। सूर्य अपना धर्म निभाते हैं, चंद्रमा अपना धर्म निभाते हैं, जल अपना धर्म निभाती है, हमारी तृष्णा बुझाती है। यदि जल अपना धर्म भूल जाए तो हम प्यासे मर जाएं। उसी तरीके से हमारा मानवता का धर्म है। तो यह लोग हैं जो लोगों को भड़का के ऐसे सामने जिस प्रकार से सुदर्शन न्यूज में इतना बढ़िया दिखाया जा रहा है, मैं केवल यही कह सकता हूं धर्मनिरपेक्ष का अधर्म ये लोग कर रहे हैं, उसी का फायदा उठा रहे हैं, जिसके ऊपर की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको कीर्ति जी एक वीडियो इसका दिखाता हूं कि ये क्या कहता है। देखिए, उसके बाद हम आपके साथ लगातार बातचीत में जारी रहेंगे। हमारे साथ लाइव में करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखते हुए वो भी जुड़े हुए, हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। कीर्ति जी के पास भी दोबारा जाएंगे। जरा इसका ये वीडियो देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाकी घटनाओं से कैसे जोड़ता है। मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी, दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी, दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। आपको जरूर इन तीनों वीडियो में कोई ना कोई साम्यता दिखी होगी। बात यहां से शुरू होती है पहले वीडियो से और आखिरी वीडियो तक जाके खत्म होती है। ये दुनिया का इतिहास बता रहा है। इस समय भारत की जो पीढ़ी है, इस वीडियो को देख के भारत के साथ भले ही किसी तुरंत के इतिहास को साथ नहीं जोड़ सकती हो, हालांकि 50 साल पहले, 60-65 साल पहले के इतिहास के साथ जोड़ सकती है, लेकिन दुनिया की इतिहास के साथ पिछले कुछ महीनों के साथ भी जोड़ सकती है। और इसलिए दुनिया में क्या हो रहा है उन चीजों के साथ हमको भारत के घटनाओं को देखना चाहिए। और आखिर जिनको देश बचाना है, ये राष्ट्र बचाना है, जिनको समाज बचाना है,
उनको ऐसे दूर की दृष्टि होनी चाहिए और दूसरी घटनाओं को यहां की घटनाओं के साथ जोड़कर विश्लेषण करने की तैयारी रखनी चाहिए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, जरा कॉलर के पास भी चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी सर, बोलना चाहूंगा कि ये जो ओवैसी ये बात कर रहा है कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान के पुलिस को हटा लिया जाए तो हम हिंदुओं का नरसंहार करेंगे, 100 करोड़ हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, वो 25 करोड़। तो उसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा कि जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे और जो खुद मुर्दे ना जलाते हैं वो जिंदों को क्या जलाएंगे। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इससे हमारे सारे हिंदू भाई जागृत होंगे, सब जागृत होंगे, ताकि आगे से कभी भी कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा हमारे देवी देवताओं को कुछ ना बोल सके। ठीक है, जब हिंदू किसी के धर्म को कुछ नहीं बोलता है तो ये हमारे धर्म को क्यों बोल रहे हैं। धन्यवाद सर। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। कीर्ति जी हमारे साथ जुड़े, पहले कीर्ति जी के पास चलते। कीर्ति जी, आपने देखा इसका वीडियो और इसके साथ आपने 2 दूसरे वीडियो दुनिया के खूंखार लोगों के देखे, क्या कहेंगे आप इन तीनों चीजों के घटनाओं पर? सुरेश जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप देखें कैसे आईएसआईएस अपना काम कर रही है। उन्होंने इराक में और सीरिया में किस प्रकार से किया है। अभी आपने देखा हो 2 दिन पहले हम लोग बंगाल में गए थे और वहां पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर वहां गिरफ्तारी दी थी। वो मकड़ा ग्राम है जहां पर कि आतंकवादी लोग और जो गुंडे हैं वो घूमते फिरते हैं। बर्दमान में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बम बनाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि वह अब एक गढ़ कैपिटल राजधानी बन गई है इन आतंकवादियों की। वहां पर बम बनते हैं और बम बन करके पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होते हैं। उससे ये पता लगा था कि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सभी जगहों पर बम बनाकर वो सप्लाई करते हैं। वहां पर बंदूकें खुलेआम बनती है और तुष्टीकरण राजनीति के कारण से, केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण से पूरे देश के अंदर बवाल कटने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि जमाते इस्लामिया वहां घुस चुका है और बांग्लादेश के आतंकवादी वहां बॉर्डर पर, एक एमपी, तथाकथित एमपी है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके रिश्ते उनके साथ में है, टीएमसी वाले एमपी हैं राज्यसभा के, और वह उस क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं। यहां तक कि एक कंपनी थी श्रद्धा, आपने चिट का सुना होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह भी बहुत फंडिंग इस प्रकार से करता रहा है और जम्मू कश्मीर में भी उसने किया है। तो यह एक बहुत ही घातक परिस्थिति में हम लोग इस समय पहुंच रहे हैं। और जब ओवैसी जैसे लोग इस प्रकार का भाषण देते हैं तो वह बहुत सारे ऐसे लोग, अच्छे शरीफ भी होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों, वो उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से इन लोगों ने स्थिति को खराब करके रखा है। तो इस समय प्रत्येक भारतीय को एक साथ मिल करके इस टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। लेकिन जहां पर सरकारें ऐसी हैं और पराश्रय देती हैं, लोगों को छाया देती हैं, अपने पास में रखती हैं और कहती हैं कि तुम आगे बढ़ो, हमको तो वोट से मतलब है, हमको नोट से मतलब है, हमको श्रद्धा चिट के नोट से मतलब है, ऐसे लोगों देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम सबों को समझना चाहिए कि हम जिस देश में रहने वाले हम लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जो विख्यात थे हम जितने ज्यादा, अगर 14वीं शताब्दी में आप जाएं, उसके पहले तो खैर जो गुप्ता काल था या मौर्य काल था, सोने की चिड़िया लोग कहते थे इस भारत को। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो लिखा हुआ मिलता है कि समुद्र के 60% अगर व्यापार समुद्र से होता था तो वो केवल भारत से पूरे विश्व भर में हुआ करता था। तो यह चीजें समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से हमलावरों ने आके हमको नाश किया, कैसे उन्होंने आके हमें नष्ट किया, और हमारी कमजोर लंगड़ी लूड़ी सरकार 15वीं लोकसभा तक में उन्होंने ऐसे लोगों को आतंक के भाषण देने दिए और देश को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन हमारे पास एक अच्छे सुदृढ़ सरकार बनी है, एक अच्छी सरकार बनी है, और मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि ऐसे असामाजिक, देश विरोधी, देशद्रोही तत्वों को समापन होगा और हिंदुस्तान पुनः शांति से बढ़िया से रहेगा। कीर्ति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आज हम प्राइम टाइम भी उसी पे करने वाले। यह सुदर्शन पहला चैनल है जिसने ममता बनर्जी के विजय होते ही ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस जो है उसमें बताया था कि बांग्लादेश बन रहा है। और उस विषय में ये बॉम्ब जो पकड़े गए या जो बातें आप कह रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि दुनिया में जो खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी और उनके हथियार हो सकते हैं, उनका मॉड्यूल हो सकता है, वो सब कुछ आज बंगाल में है। बंगाल तो अभी पूरा खुला नहीं है, बंगाल तो अभी खुलना बाकी है।
चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा दौरान चुनाव के ये बातें सामने आएगी। और इसलिए बंगाल के बारे में जो बातचीत हमने किया था, आसाम के दंगे हमने सबसे पहले प्रेडिक्ट किए थे, तमाम ऐसी घटनाएं जो सुदर्शन एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते पहले ही ऐसी चीजों को देख लेता है, वही एडवांस में हम हैदराबाद के बारे में बता रहे। पहले भी बता चुके हैं कि इस देश में कश्मीर जितना धकधकता है, जितना ज्वलनशील है, जितना पूर्वांचल के राज्य है, जितना बांग्लादेश के लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, जितना केरल का कुछ हिस्सा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा खतरनाक पुराने हैदराबाद की स्थिति है। अगर कभी कुछ हो जाए तो वहां पर से स्थिति संभलने के परे जाएगी, क्योंकि वहां पर राजाश्रय ज्यादा बड़ा है। वह एक खुला राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल खुद ऐसे विषयों से, मंचों से बोलने की हिम्मत रखता है। और केंद्र की, राज्य की सरकार अब तक चुप रही है। अब आशा करते हैं कि केंद्र की नई सरकार इसके खिलाफ बोलेगी। लेकिन क्या हैदराबाद के बारे में आप क्या कहेंगे, कीर्ति जी? हैदराबाद में जिस प्रकार का भाषण दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद एक समय था, यह तो सरदार पटेल थे। उस समय निजाम हैदराबाद ने कहा, जब भारत का बंटवारा, हमारी भारत मां का बंटवारा हुआ, तो उस समय निजाम हैदराबाद ने कहा कि साहब हम नहीं रहेंगे भारत के साथ में। वो तो सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष थे, जो उन्होंने कहा कि तुम कैसे नहीं रहोगे, और पुलिस एक्शन के नाम पर उसको किया गया। तो वहां पर तो उसी समय से इन लोगों ने इस प्रकार का बीज बोया हुआ था लोगों के अंदर, और आगे कभी किसी को इन लोगों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया, आगे पनपने नहीं दिया। अगर इंसान पढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, काम करता है, परिवार में मस्त हो जाता है, लेकिन जान के बेरोजगार रखा, जानकर इनको गरीब रखा, जानकर ऐसी परिस्थिति में रखा जिससे कि वो भड़काऊ भाषण दें और देश के खिलाफ इस प्रकार का माहौल तैयार करें। लेकिन यह समझ लें कि भारत एक सेक्युलर देश है, और इसको किसी प्रकार का भी कोई धर्म, माफ कीजिएगा, कोई पंथ या कोई मजहब इसके ऊपर पाकिस्तान की तरह नहीं आ सकता। यहां पर कोई बांग्लादेश की तरह नहीं राज्य बन सकते, या जैसे मध्य एशिया में है राज्य बने हुए इस्लामिक स्टेट, वैसा नहीं हो सकता। भारत एक सेक्युलर स्टेट है। हम सभी धर्मों को बराबर से मानते हैं, हम सभी मजहबों को, धर्म तो हम सबों का है, सभी पंथों को और सभी मजहबों को बराबर से मानते हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार से भी इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देकर भारत को तोड़ने का प्रयास न करे। भारत अनेकों बार टूटा है, भारत त्याग की भूमि रही है, भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, भारत मां के अपने धर्म की बात है, जिस धर्म को कहते हैं लोग धर्म, इंसानियत, मानवता एक धर्म है, उसको निभाने की बात कहते हैं, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए खबरदार हो जाए ऐसे देश विरोधी ताकत जिन लोगों ने, और विशेषकर सुरेश जी बात यह है कि इन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, और संविधान की जो शपथ ली है उसके विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि कोर्ट में जो केस चल रहा हो जल्दी से जल्दी आए, उसका जल्दी से जल्दी नतीजा निकले, उसका जल्दी से जल्दी लोगों को सजा मिले, जिससे कम से कम गुनाहगार, ऐसे गुनाहगार पुनः फिर प्रयास न करें भारत मां के खिलाफ और भारत मां के लोगों को तोड़ने का और यहां पर आतंकवाद फैलाने का। बिल्कुल, हम आशा यही करते हैं। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनके पास भी चलते। कीर्ति जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ भी बात करेंगे। साथ साथ में बिंदास बोल में कॉलर की विशेषता है, उनके पास भी चलते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद जी, नमस्कार। बोलिए सर, मैं सुनील मिश्रा थाईलैंड से बोल रहा हूँ। हाँ, आज सिर्फ वैसे ही नहीं, उसके जैसे काफी लोग हैं। आज जामा मस्जिद के इमाम कहते हैं कि मैं मोदी को नहीं जानता, वह अपने बाप नवाज शरीफ को जरूर जानते हैं। आज कार्रवाई सिर्फ वैसे पर ही करने की जरूरत नहीं है, उसके जैसे उन सभी मुसलमानों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, देश का हित सोचते हैं। आज के दिन हमें महात्मा गांधी की नहीं जरूरत है, हमें सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जरूरत है, जो कम से कम ऐसे दुष्टों का जो है नाश कर सकें। क्योंकि महात्मा गांधी के लाठी से हमें जो आजादी नहीं मिली, हमें जो है उस चंद्रशेखर आजाद के और सुभाष चंद्र बोस की गोलियों से आजादी मिली है। सर, मैं और बात में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड के राज्यपाल का कुछ भाषण आया है जो हमें, धन्यवाद। आज के विषय पर ही हम बात करते हैं। हम अगले कॉलर के पास भी चाहेंगे, आप भी कॉल करेंगे, और कीर्ति जी से भी हम बात करें। दोबारा कीर्ति जी के पास चलते। कीर्ति जी, आप देख रहे हैं लोगों में कितना गुस्सा है, लोग आखिर ऐसी बातें सुनकर अहिष्णु हो जाते हैं। सुरेश जी, देखिए, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस भाषण में ओवैसी ने कहा है, वह मामला किसी के भी खून को खौला सकता है। मैं कुछ समर्थन नहीं करता। मैं आपको दो बातें याद दिलाना चाहता हूं। एक डेनमार्क में एक कार्टूनिस्ट ने
हजरत साहब के खिलाफ में एक कार्टून बनाया था, उसको लेकर उसके ऊपर फतवा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत हुआ क्या सही हुआ, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, अगर किसी की धार्मिक भावनाओं का असर पड़ता है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर फतवा हुआ कि उसको मार देंगे। सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, उनके ऊपर में हुआ। अब वो गलत था तो उन्होंने किया, ठीक है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता। तस्लीमा नसरीन, उनको बांग्लादेश से भगा दिया गया और वो हिंदुस्तान में आज यहां बैठी हुई हैं। मैं केवल इनसे ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने किताबें लिखी, अपनी भावना को बताया और आपने इनके ऊपर फतवा किया, बहुत अच्छा किया। मुझे बड़ी अच्छी खुशी की बात है, आपने कहा कि जो सिर लेके आएगा उसको 10 लाख 20 लाख 25 लाख देंगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। किसी भी धर्म के विरुद्ध में बोलने वाले व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। तो क्या फिर उसी मानकों को तय करते हुए क्या ओवैसी के साथ वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह मेरा एक सीधा प्रश्न है। जो हमारे दर्शक हैं ये इसका जवाब दें। क्या आपका खून नहीं खोलता जब भगवान राम के जन्म के बारे में बात की जाती है, जब ये कौन कौन नए देवी देवता आ जाते हैं? मैंने तो लक्ष्मी देवी का क्या, एक तो बोला मैं भाग्य लक्ष्मी का नाम, पता नहीं किसके लक्ष्मी का नाम तो सुना है, लेकिन ये लक्ष्मी कौन है मैं नहीं जानता। मतलब इस प्रकार की बातें और उससे भी गंदी घृणित बातें की गई हैं, जिसको कि मैं टीवी पर नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने धर्म को मानता हूं और दूसरों को बहुत इज्जत करता हूं। मैं नहीं बोलना चाहता, खून मेरा भी बहुत ज्यादा खोलता है। इसलिए जो लोग यह फतवा दे सकते हैं एक किसी की किताब लिखने पर या किसी के कार्टून बनाने पर, फिर तो यहां पर 1 घंटे का इतना गंदा भाषण दिया था, इसके ऊपर क्यों ना फतवा हो, इसको क्यों ना लगातार दिया है। ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे का अंतिम भाषण है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी इसने शंकराचार्य को बदलने की बात कही है। आप इसकी बात करते हैं? मेरे ख्याल से तो उन्होंने न जाने क्या क्या बातें कही हैं। ये तो इस प्रकार से कहते हैं कि हम तो बुत परस्ती करते हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं। अरे मैं कुछ भी करता हूं, वो मेरी मर्जी है, मेरी आस्था है। बुत परस्ती के विषय में भी वीडियो दिखाता हूं और भी इसके कई वीडियो हमारे साथ ही, जरा वो भी देख लेते हैं क्या कहता है ये। देखिए, मजलिस आ जाएगी महाराष्ट्र के असेंबली में, अगर अकबर ऐसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हलफ लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ, मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है, तो किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। वो भी भूत परस्ती वाला भी दिखाते हैं। तो महाराष्ट्र के राजनीति पर इसने क्या कहा था, भूत परस्ती वाला देखिए। जो तालिबान ने अपने यहां पर भूत परस्ती के खिलाफ क्या किया, क्या ये बातें जुड़ती नहीं है? देखिए, जज्बाती इनकलाबी तकरीर करने वालों का नाम मजलिस नहीं है। जब मुसलमानों को जरूरत होगी तो बुत परस्तों के दरमियान में, बुत परस्तों के दरमियान में, बुत परस्तों के दरमियान में नारे तकबीर की आवाज को बुलंद करने वालों की जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं जरा इस वीडियो को दोबारा दिखाने के लिए कहूंगा, इसका आवाज म्यूट करके मैं जरा बताना चाहता हूं कि हम ये 3 विंडो में आपके सामने क्या दिखा रहे हैं। इसको दोबारा दिखाइए। ये वो वीडियो जिसमें पहले वीडियो में अकबर उद्दीन ओवैसी बुत परस्ती के खिलाफ बोल रहा है। दूसरा वीडियो है जो बामियान की बुद्ध की मूर्तियां अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद तोड़ी गई, तोहफों से तोड़ी गई, गोलों से तोड़ी गई, उसके ऊपर फायरिंग की गई। आप जो दूसरे चित्र में देख रहे हैं, ये बुत परस्ती के खिलाफ तालिबानी जहर, तालिबानी रवैया, तालिबानी आक्रमण है। और दूसरा उसके बगल में है ये अजंता एलोरा की वो मूर्तियां है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 7 जो आश्चर्य कहे जाते हैं उसमें से एक है। यहां पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को औरंगजेब ने तोड़ा है। उसकी सेना वहां पर इतने लंबे समय तक रही, वो मूर्तियां तोड़ नहीं पाया सारी, उसकी वहां की खुद कब्र वहां खुद गई, लेकिन उसने जो जो संभव था उतने मूर्तियों को, भूतों को तोड़ा। तो यह बुत परस्ती का अभियान यह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर से और भारत के उस पुराने आक्रमणकारी इतिहास से जुड़ता है। इसलिए 3 विंडो हम आपके सामने दिखा रहे। कीर्ति जी,
ये तीनों विंडो, तीनों घटनाएं, भले एक विदेश की हो, एक भारत की हो और एक पुरानी हो, औरंगजेब की हो, आप इसमें क्या साम्य देखते हैं? मैं तो ये देख ही रहा हूं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जब आईएसआईएस सीरिया और इराक में घुसी तो वहां पर एक बहुत ही पुराना, सीरिया में 2000 साल पुराना एक मोसुल में चर्च है, मोसुल उसका नाम है, उसको तोड़ दिया गया। उसके साथ में ही 250 साल पहले असीरियन, जो असली में असीरियन हुआ करते थे, जो उस समय जो लोग रहा करते थे, उसके एक बूढ़ा बाबा था पूरी दाढ़ी वाला, उसको इन लोगों ने तोड़ दिया। ये पूरे इतिहास को तोड़ना चाहते हैं। ये पूरे जो विश्व भर में जो इतिहास रहा है, आता रहा है। अब जो कांदाहार है वो पहले गांधार था, गांधारी वहीं की थी। आप पूरा इतिहास देखिए। अभी इराक में लगभग 1.5 महीने पहले वहां की गुफाओं के अंदर विष्णु की कलाकृतियां बनी हुई उनकी दीवार पत्थरों पर मिली है। तो यह बताता है कि किस प्रकार से था, और इसको समाप्त कर रहे हैं। देश के अंदर कोई भी मजहब या पंथ रहा हो, अगर उसका कोई इतिहास है तो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। वो सिर्फ इसलिए इनका सिर्फ दिमाग में एक ही बात है, आतंकवाद का कोई दिमाग नहीं, आतंकवाद की कोई जात नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। यह केवल अपने फायदे के लिए इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं और भाई को भाई से लड़वाते हैं। आज आप इराक में देखिए क्या हो रहा है। आज एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। वहां पर जो मेजॉरिटी में सुन्नी है वो शियाओं को मार रहे हैं। आपने अगर जम्मू कश्मीर की मेरे सामने अभी बात की, जम्मू कश्मीर में ये हरदम कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर, इंडिया की तरफ से कश्मीर को पैक किया हुआ है। लेकिन ये कभी क्यों नहीं बताते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान, स्कार्दू, इन सब जगहों पे, स्कार्दू एक पुराना सिल्क रूट था जो चाइना से होता हुआ हिंदुस्तान के अंदर था, और कनिष्क यहीं पर हुए, ललितादित्य बहुत बड़े हैं, उनके बारे में इतिहास में कभी कोई नहीं पढ़ता। इतने जबरदस्त राजा वो वहां के हुए। वो स्कार्दू से होते हुए मध्य एशिया में सिल्क का रूट बना हुआ था। ये क्यों नहीं बताते हैं कि बाल्टिस्तान में और गिलगिट में किस प्रकार से एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। ये लाहौर काउंसिल से बैठ करके वहां पर उसको चला रहे हैं, और वह हमारे भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। इस विषय के ऊपर कभी वो बात नहीं करते हैं। उनको समस्या रहती है कि पैलेस्टीन में हो रही है गड़बड़ी। हां ठीक है, मैं मानता हूं पैलेस्टीन में हो रही है गड़बड़ी, लेकिन गड़बड़ी जो सीरिया और इराक में हो रही है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? मेरे को सिर्फ यही बड़ा प्रश्न है। आप किसी के ऊपर फतवा लगाएं तो बिल्कुल। और ये मूर्ति के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 मीनार है, ऐसा कहा जाता है कि ये 4 मीनार वहां पर एक लक्ष्मी माता के मंदिर को तोड़कर, भाग्य लक्ष्मी के मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और अब दोबारा जब उस मंदिर में थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की बात आ गई तो इन्होंने उस सरकार को दिया हुआ आंध्र प्रदेश सरकार का समर्थन वापस लिया और वहां के मंदिर का विरोध किया जाता है। वहां के लक्ष्मी के मंदिर में जो घंटाएं लगी है, उन घंटाओं को दिन में बजाया नहीं जा सकता। वहां पर पुलिस 24 घंटे उस घंटे को पकड़ के खड़ी रहती है। हम फोटो भी दिखाएंगे थोड़ी देर में, जाकि कोई वहां पर जाके बजा ना पाए। तो मंदिर तोड़ने की बात केवल वहां नहीं हो रही है, हैदराबाद में भी हो रही है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलते आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। हाँ मैं अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए। सुरेश जी, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक अपने हिंदुस्तान के अलावा किसी मतलब दुनिया में जितने भी देश है ना, वो सारे देश मतलब देश द्रोही को और देश के दुश्मन को सजा देते हैं। एक यही हिंदुस्तान ऐसा है जो किसी को सजा नहीं देता और बल्कि सलाखों पे बैठा के रखता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर यही हमारी नीति रही है ना तो ये हिंदुस्तान दोबारा से गुलाम हो सकता है, पक्का। 151% आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर हिंदुओं की आंखें नहीं खुली है, हमारे सरकार की आंखें नहीं खुली। और मैं आपको एक बात बता दूं, हेलो बोलते रहिए। मैं एक बात बता दूं आपको कि राजनाथ सिंह हमें सरदार पटेल के माफिक लगते हैं मुझे, और हैदराबाद मांगे मोर, एक सरदार पटेल और। ये कम शब्दों में अपनी बात को कहिए। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, हम उनकी बात भी कहना सुनना चाहते हैं, लोगों के सामने लेके जाना चाहते हैं। एक और कॉलर के पास चलते, उसके बाद कीर्ति जी के पास चलेंगे। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं औरंगाबाद से बोल रहा हूँ, पांडुरंग सुरा से। हाँ, मेरा ये कहना है, अगर शरीर में किसी भी अंग में रोग होता है तो शास्त्र कहता है कि उसकी उचित शल्य चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो वह रोग पूरे शरीर को हो जाता है, सारा शरीर नष्ट कर देता है। उचित यही है कि उसे वही नष्ट किया जाए। इसी तरह अकबर ओवैसी एक रोगी है, उसका उपचार भी जल्दी होना चाहिए, नहीं तो ये रोगी है ही तो, नहीं तो सारे को रोगी बना देगा।
धन्यवाद कीर्ति जी। मैं आपके लिए ये कॉलर का सवाल उठाते, इसकी प्रतिक्रिया उठा के कीर्ति जी के पास चलता हूँ। कीर्ति जी, इसने कहा है कि उपचार होना चाहिए, आसान भाषा में कहा, उसने जो बड़े क्लिष्ट शब्दों में कहा लेकिन हमारी भाषा में कहा, उन्होंने कहा कि शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ओवैसी जैसे दुष्ट प्रवृत्ति का ऑपरेशन? आपकी सरकार कैसे करेगी? देखिए, यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। मैं केवल यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसे केसों का निपटारा हो, क्योंकि इस मामले को लगभग 3-4 साल हो चुके हैं और इतनी देर तक लगता रहेगा तो और जो दूसरे गुनाहगार छोटे मोटे हैं उनका हौसला भी बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि इसके ऊपर निर्णय जल्दी से आए और टाइम फ्रेम के अंदर बंद करके आए, जिससे इस प्रकार के इनको सजा मिले कि दूसरे लोग ऐसी गुनाह करने की कभी हिम्मत भी ना कर सकें, साहस ना निकले उनमें से। सो यह चाहता हूं कि कोर्ट में जल्दी से जल्दी आना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी है, ये देश विरोधी है। देश में अगर टाइम लग रहा है तो सरकार सांसद के तौर पर अपन कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप ताकतों को रोकना है। लेकिन एक बात और बता दूं कि एक सरकार, अच्छी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है जी। एक सरकार के तौर पर कोई हस्तक्षेप करेंगे आप? फिर से पूछिए। नहीं सर, जब मामला अदालत में आ जाता है, मामले में तो हम लोग भी पहुंच जाते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में से हैं लालू जी जैसे लोग जिनके ऊपर की केस हुआ, लेकिन उसमें सरकार तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसलिए जब केस पर, जैसे अभी केस काले धन के ऊपर केस आया है और सीधा मांग लिया पूरा वित्त मंत्रालय से, उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं है, आप सिट को सारा नाम दीजिए बंद लिफाफे के अंदर और हम उसको काम करेंगे, तो सरकार उसके अंदर कहीं नहीं आ पा सकती है। लेकिन मैं अवश्य एक नागरिक होने के नाते, एक सम्मानित देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेलने वाला, जो विश्व कप भारत के लिए 1983 में जीता था, मेरी भावना जो 125 करोड़ लोगों की भावना है, मैं ये चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और ऐसे में मैं यही चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय हो और ऐसे लोगों को सजा मिले। एक अपेक्षा हम आपसे जरूर करेंगे, न्यायालय में जो केस चल रहा हो तो चलता रहे, लेकिन उसके बावजूद ये जो चुनाव में इसने भाषण किए हैं, इन चुनाव के भाषण में चुनाव आयोग इसका कॉग्निजेंस ले, इसके लिए लाखों लोग फोन करे, ईमेल करे, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आप चुनाव आयोग को कुछ कहेंगे? मैं समझता हूं सुदर्शन चैनल, न्यूज चैनल जितनी बढ़िया देश की सेवा इस समय कर रहा है, इससे बढ़िया सेवा मुझे नहीं लगता। लोग ठीक है रोज न्यूज देते हैं, सबका अलग अलग है, लेकिन आपने इस चीज को जिस प्रकार से पिछले 8-7 दिनों से आप उजागर कर रहे हैं, मैं हरदम देख रहा हूं और चाहता था कि आपके चैनल पर आऊं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे राष्ट्रभक्त चैनल से जुड़ा हुआ हूं जो देश के बारे में चिंता करती है, देश के बारे में उजागर करती है, लोगों को बताती है क्या हो रहा है। तो मैं चाहता था कि मैं आपके बीच में आऊं, और इलेक्शन कमीशन पे मैं जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने साथ में कुछ लोगों को और जोड़ूंगा और मिल करके हम लिख करके देंगे कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देश को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए अति आवश्यक है कि ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। बिल्कुल। हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। कीर्ति जी, आप आधे घंटे के लिए समय देकर हमारे साथ जुड़े थे, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अपनी व्यस्ततम समय में से समय निकाला, हमको टाइम दिया, और इस विषय पर न केवल टाइम दिया बल्कि आपने अपना समर्थन भी दिया। इसलिए पूरा सुदर्शन परिवार दर्शकों के साथ आपका आभारी है। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। हम मिल के जाए तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लगातार लेकर आ रहे हैं ओवैसी का। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हाँ जी, जय हिंद जी। बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अभी आपके प्रोग्राम को मैं देख रहा हूँ, देखने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कितना खून खोल रहा है मेरा। हाँ।
अब तो सरकार को भी ये करना चाहिए, कोर्ट को भी ये करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लेकर के जल्दी से जल्दी इन लोगों को मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह से देश के खिलाफ काम हो रहा है। इसमें किसी की हाँ या ना की जरूरत ही नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत देखने की जरूरत नहीं है, वरना तो हालत ये कर देंगे, अगर 2-4 बार और अपने प्रोग्राम दिखा देंगे, हिंदुओं को इतना भड़का देंगे कि देश के अंदर बड़ा बवंडर मच जाएगा, जो कि इनकी सोच है, क्योंकि ये चाहते हैं ये ऐसा ही। मेरा तो यही कहना है। बिल्कुल खून खोलना स्वाभाविक है। थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान सांसद कीर्ति आजाद जी ने भी यह कहा कि मेरा भी खून खोल रहा है। खून खोलेगा, लेकिन हमें विवेक के साथ जवाब देना है, क्योंकि हमें हिंदुस्तानी संस्कारों के साथ अपनी बात को कहना है। हिंदुस्तानी संस्कारों में जैसे गांधी की अहिंसा है, वैसे छत्रपति का वो शौर्य भी है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन सही जगह पर सही समय पर अपने शौर्य को दिखा के ऐसे लोगों को चुप करना हमें सीखना होगा। इसलिए भी सीखना होगा क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ और उसके भी पीछे बहुत बड़े बड़े दुश्मन वहां से बैठकर भाषण दे रहे, यहां के लोगों को गाइड कर रहे, यहां के लोगों को उस्का रहे, यहां के लोगों के सहनशीलता को कायरता समझ रहे हैं। और इसलिए यहां के लोगों ने शिवाजी का शौर्य भी और गांधी की अहिंसा भी, इन दोनों का ऐसा साम्य अपने अंदर लाना चाहिए कि उन दोनों ताकतों के सामने दुनिया का लादेन से भी बड़ा दुश्मन और बगदादी से भी बड़ा दुश्मन शांत हो सके। अगले कॉलर। जय हिंद। ये लोग तो इस तरीके के हो गए हैं कि खाते हिंदुस्तान का खाते हैं और बजाते वहां की हैं। ऐसे आदमियों को तो किसी तरीके से भी छोड़ना नहीं चाहिए। इनको इनकी असली औकात बतानी चाहिए कि ये किस लायक है। इतना टाइम हो गया इनको खिलाते हुए, लेकिन ये इतने कमबख्त, इतने कमीने किस्म के इंसान है ये कि ये हिंदुस्तान की धरती के लायक ही नहीं है। धन्यवाद। ये यहाँ के धरती के लायक कैसे हो सकते हैं? जो धरती गौतम बुद्ध को जन्म देती है, जो धरती छत्रपति शिवाजी को जन्म देती है, जो महाराणा प्रताप को जन्म देती है, जो गांधी को जन्म देती है, जो भगत सिंह को जन्म देती है, जिस धरती में दुनिया के इतने दुष्ट लोग आए लेकिन यहां पर शरण उनको लेनी पड़ी, उस धरती के साथ इनको कैसे दौड़ सकते हैं? आखिर प्रकृति से भी कभी कभी दोष होते हैं, ऐसा हम कहते हैं। उन दोषों को इस धरती के साथ जोड़ना उस प्रकृति के गलती के कारण ही केवल मजबूरी में स्वीकारना पड़ता है, लेकिन दोषों को दुरुस्त करने का इतिहास हिंदुस्तान का रहा है और उस समय समय पर ऐसे दोषों को दुरुस्त किया गया है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर ये मुसलमान लोग अत्याचार करते हैं, अपने मंदिरों की घंटी बजाते हैं, तब अत्याचार करते हैं और ये गाय अपने हिसाब से काटते हैं, तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते क्या? अपन इतने हिंदू है और ये छोटी सी कौम है, फिर भी अपने ऊपर अत्याचार है, ये कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो सर ये नहीं, हमें उसकी भाषा में जवाब नहीं देना है। वो तो यही चाहता है कि आप कहे 100 करोड़ वाले कहे कि हम 25 को कुचल देंगे, और इसीलिए वो 25 का बहाना और लीडर का झूठा मोटा लीडर बनाकर कहता है कि हम 100 को करोड़ को कुचल देंगे। ये दोनों को टकराना चाहता है। इसमें इसका फायदा है, दोनों शांत बैठेंगे तो ओवैसी के खिलाफ हम भी 8 दिन क्यों बोलेंगे? उसको पता है कि दोनों लड़ेंगे, दोनों के बीच विवाद होगा, दोनों के बीच संघर्ष होगा, दोनों के बीच नरसंहार शुरू होगा, दोनों के बीच यादवी शुरू होगी, दोनों के बीच का ये युद्ध शीत युद्ध से लेकर युद्ध तक का इसका फायदा पहुंचाने का बिजनेस है, धंधा है, और इसलिए ये इसके खिलाफ बोलता है। हमने इसकी भाषा ये लेने के बजाय ये जो जिस 25 करोड़ का दावा करता है, उन 25 करोड़ में से जो इसके खिलाफ बोलने वाले हैं उनको आगे लाना चाहिए, उन्होंने आगे आना चाहिए। वो लोग अगर अपने आप को इससे डिसएसोसिएट करें तो वो सबसे अच्छा तरीका है, अन्यथा बाकी पर्याय खुले हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर जी नमस्कार, मैं बैंकॉक थाईलैंड से बोल रहा हूँ, अयोध्या से, मुन्नू शुक्ला। जो ओवैसी का अत्याचार इस समय हो रहा है अपने इंडिया में, हम उसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जो कह रहा है मैं कुतुब मीनार बोले जाऊंगा, मैं ताजमहल बोले जाऊंगा, मैं लाल किला बोले जाऊंगा। अरे अगर उसके अंदर हिम्मत है तो आकर के एक बार देखे गोरखपुर के अंदर में
हमारी गोरखपुर की धरती में आकर दिखा दे, तब उसको हम जाने कि हाँ वो भी अपने माँ का दूध पिया है। अरे भाई चिंता मत करिए, उसके लिए उसको गोरखपुर भी जाने की चिंता जरूरत नहीं है। वो हैदराबाद से एक मुट्ठी भर मट्टी भी लेके नहीं जा सकेगा। हैदराबाद में भी शेर है, लेकिन बेचारे अभी हमारे हिंदुस्तानी जरा देर से जागते हैं, और इसलिए ये कहिए कि हैदराबाद वालों को हम सपोर्ट करेंगे, ये मत कहिए कि उसको वहां तक आने की जरूरत है। हिंदुस्तान के किसी कोने से तो छोड़िए, हैदराबाद और भी पुराने हैदराबाद से एक मुट्ठी भर मट्टी भी लेके जाने नहीं देंगे। उसके लिए कुछ भी करेंगे, हिंदुस्तान का उसको जवाब होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं SS रावत झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए रावत जी। हाँ, SS रावत झारखंड से बोल रहा हूँ। सुदर्शन न्यूज को, सूरज जी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। हाँ, तो ओवैसी जो बोल रहा है, ये जो हिंदू धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है, हाँ, तो इस्लाम धर्म पैदा हुए कितना साल हुआ है? इस्लाम धर्म पैदा होकर हमारा बच्चा है, हमसे पैदा होकर हम ही से बात कर रहा है। इस्लाम धर्म कितना साल हुआ पैदा होके? जरा इस्लाम का धर्म गुरु लोग से पूछिए कि इस्लाम पैदा हुआ कितना साल हुआ। उससे पहले ये लोग इस्लाम वाले लोग क्या करते थे? इतिहास उठाकर देखिए, ये लोग तो चोर डाकू थे। चोर डाकू का बेटा चोर डाकू ही होगा। इसलिए वो तो दूसरे देशों में थे। हम उधर गल्फ कंट्रीज में क्या होता था उधर का संदर्भ यहाँ देने की जरूरत नहीं, ना हम उनके प्रति दे, ना वो अपनी लिंक को वहां के साथ जोड़े। अपने आप को हिंदुस्तान के साथ जोड़े रखना सबके भलाई में है। आप धर्म और आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और भारत माता तो आपकी हिंदुस्तान ही होनी चाहिए। ये तो कम से कम, और सावरकर की जो व्याख्या है हिंदू की, वो हम देश के सारे धर्मों के लोग अगर माने, पूजा पद्धति कुछ भी हो, किसी भी भगवान को माने, हिंदू भी हिंदू अपने खुद के धर्म में कितने प्रकार के पूजा पद्धति को मानता है, फिर भी वो हिंदू है। भगवान को नहीं मानता फिर भी हिंदू है। लेकिन अपने आप को अगर हम खाड़ी देशों के साथ जोड़कर धर्म को वहां पर देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं सुनील इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी मुहिम छेड़े हुए हैं। बाकी और चैनल से मैं आप पूछना चाहता हूँ कि अब तक अभी सो रहे हैं क्या वो? बाकी हिंदू पे कोई बात होती है या हिंदू धर्म पर बात होती है तो चिल्लाना शुरू करते हैं, महीने महीने 2-2 महीने 6-6 महीने तक चलता रहता है। इसमें क्या उनको सांप सूख गया क्या? विशेषकर मैं इंडिया न्यूज को, दीपक चौरसिया को कहना चाहता हूँ। हमने किसी का नाम नहीं लेना है। अपने चैनल से हम नाम लेने की अनुमति नहीं देंगे। सबको सब पता है, हमने एक मीडिया के द्वारा दूसरे मीडिया की नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हम अपनी बात को, आज के मुद्दे को कहे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? सर मेरे को कहना ये है कि जब आप ये इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है ये सुदर्शन न्यूज चैनल पर, ये बाकी और बिकाऊ मीडिया चैनल कहाँ गए सर? ये तो आप उनको फोन करके पूछिए, वेबसाइट से नंबर निकालिए, बात करिए, पूछिए सवाल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नहीं, तर्क दीजिए, केवल सवाल मत दीजिए। केवल उन लोग किसी को दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम इसमें क्या कर सकते, हम FIR कर सकते, हम प्रदर्शन कर सकते, हम अपनी आजादी की अभिव्यक्ति जो हमारे पास है उसके द्वारा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, चुनाव आयोग को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, वहां जहां केस चल रहा है वहां पर हम अपने जो आजादी के हमारे अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं ये जरूर बताए। केवल किसी के खिलाफ बोलने के लिए या अपना गुस्से का इजहार करने के लिए कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन इस मुहिम में दे सकता है ये बताना है। अगले कॉलर। जय हिंद। मातरम सर। हाँ, मैं निखिल टाके यवतमाल से बोल रहा हूँ। हाँ, इन दोनों भाइयों को चौक में जिंदा जलाना चाहिए। हेलो। चलिए, हम ऐसे असंवैधानिक भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकते चैनल से। पहले उनके विचार को और उनके उन गलत सपनों को जलाइए, उसके लिए प्रयास करिए। एक व्यक्ति को मारने से उसके प्रवृत्ति को आप नष्ट नहीं कर पाएंगे, वो उल्टा हीरो हो जाएगा। हीरो बन के उसके जैसे बनने वाले तैयार हो जाएंगे, यही तो वो चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बोलिए। मुझे ये कहूंगा, ये जो ओवैसी अपना है, ये लड़का मुझे लगता नहीं है ये ठीक ठाक है।
ये लड़का मुझे हिंदुस्तानी कहीं से लगता ही नहीं है। ये लड़का जो है इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए, जहाँ गरीबी और भुखमरी से ये मरेगा जाके। इन जैसे ने मुसलमान को बदनाम करके रखा हुआ है। हम मोदी जी के राज में बहुत खुश हैं, पता नहीं क्यों मुसलमानों को भड़का रहा है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी का। नहीं, चलिए हम तो किसका सपोर्ट करिए नहीं कहेंगे, लेकिन इसका विरोध जरूर करिए। हम हैदराबाद में ही रहते हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। धन्यवाद। मैं आपको हैदराबाद की वीडियो भी कल दिखाऊंगा। हैदराबाद से हमें छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, महिलाओं तक, कई लोगों ने तो बुर्का पहन के भी हमें ऐसे ऐसे वीडियो भेजे हैं जो वीडियो के बारे में हम सोच नहीं सकते। हमने ये गलती नहीं करनी चाहिए कि पूरे हैदराबाद को हम पाकिस्तान कहें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग उसको बनाना चाहते हैं, ये भी सच है। लेकिन वहां ऐसे लोग हैं जो इनके आतंक से परेशान हैं। वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इस देश के प्रति अपने नमक को इजहार के रूप में समर्थन देना चाहते हैं। हम आपको ऐसे वीडियो भी दिखाएंगे जो इस ओवैसी के खिलाफ अपना नाम, पता, चेहरा बताकर पुराने हैदराबाद से हमको भेजे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अभी तो बहुत लंबा चलना है, तो बहुत सारा मसाला है, वो कई दिनों तक चलाना है, क्योंकि इस पर कार्रवाई होने तक हम इस विषय को रोकने वाले नहीं है। और इसलिए ऐसी एक एक स्टेप में हम आपके सामने चीज लेकर आएंगे। ओवैसी के बहाने इस देश में फल फूल रहे देश विरोधी ताकतें और आजादी का गलत फायदा उठा रहे सारे शक्तियों को हमेशा के लिए अगर नेस्तनाबूद करना है तो ओवैसी के बहाने सारे पहलुओं को छूना है। इसलिए पत्रकार, वकील, कवि, खिलाड़ी, राजनेता, तमाम विषय के लोगों को हम आपके सामने लेके आएंगे। यहां तक कि ओवैसी ने भूत की बात की थी कोर्ट में, तो ऐसे एक इस्लाम को मानने वाले तांत्रिक और एक हिंदुत्व को मानने वाले तांत्रिक भी लेकर हम स्क्रीन पर उसके भाषणों का वो भी खेल ऑपरेशन पूरा करने वाले हैं। किसी भी एंगल से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार ये तंत्र और भूत के नाम के एंगल से कोर्ट से बच गया था। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, इसके लिए कोई हथियार नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संवैधानिक कक्षा में रहकर इसका कैसे खात्मा किया जा सकता है ये भी हम दिखा देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद जी, राम राम। बोलिए जी, मैं कहना चाह रहा कि ये बलात्कार की पैदाइश जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसने अभी बयान दिया था कि मुजफ्फरनगर में हिंदुओं ने मुस्लिमों के साथ रेप किया। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, भी जो शामली के राज शिविर थे उसमें जो है ये कुछ बलात्कार की पैदाइश ऐसे ही थे। तो उन्होंने एक जो है हसनपुर गांव का एक मुस्लिम भाई था, उसके वो अपनी पत्नी को रात को छोड़ के चला आया वहां पे कि इसे जो है कि वहां पर रात को रुक जाएगी, कभी रात को दंगा हो जाए। तो जो है इन्होंने पूरी रात उसे कपड़े नहीं पहनने दिए। ऐसे बलात्कार की पैदाइश, वो जो है बेचारा आधी रात में उसे अर्धनग्न अवस्था में गाँव में उल्टा जाना पड़ा। ऐसे बलात्कार की पैदाइश ये जगह जगह है। और ये कहना चाह रहे कि लोग बात कह रहे कि इसे सजा होनी चाहिए, कि इसे सजा, जेल की सजा। अरे जेल की सजा तो यार मुझे दे दो, कोई सुबह शाम योग करूंगा, कुछ भी नहीं जेल या भी कुछ जेल हो, मैं पूरी जिंदगी सुबह शाम योग करके बिता दूंगा जेल में। धन्यवाद। ये हरियाणवी जवाब है ओवैसी। अभी तो हिंदुस्तान ने पूरे बोलना बाकी है। हमारे हरियाणा के भाई किस स्टाइल में जवाब दे रहे देखो, वैसे इसको जवाब देने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के शूरवीर ही काफी है। लेकिन उनके पीछे हिंदुस्तान खड़ा है, ये उनको दिखाना है, और ये दिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कॉल करना है। आपने देखा गोरखपुर से बाहर विदेश में गए हुए थाईलैंड से कॉल करे, कोई अमेरिका से कॉल करा है। जब इस कार्यक्रम का रात में 11 बजे, सवेरे 9 बजे और रात में एक बार फिर 1 बजे जब पुनः प्रक्षेपण होता है, रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो जिन जिन देशों में उस समय इस कार्यक्रम को देखने के लिए लोग जागते हैं या दिन में देखते हैं, वो लोग उस समय पर फोन करके और ईमेल या फेसबुक पर प्रतिक्रिया देते हैं। हिंदुस्तान उस पूरे लोगों के साथ खड़ा है। इसके लिए हमारे हरियाणा के भाई को वहां जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हौसला जरूर देने की जरूरत है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी, वो बहुत गलत कर रहा है और उसको फांसी देना चाहिए। और वो धन्यवाद। थोड़े कड़क शब्द लीजिए, थोड़े और जरा कठोर शब्दों की आवश्यकता है। अगले कॉलर। जय हिंद। ये जो बता रहे हैं टीवी में, हाँ, जो भारत सरकार के साथ बोलते हैं, इन लोगों को नंगा करके पाकिस्तान भेजना चाहिए सालों को। धन्यवाद। गाली मत दीजिए। हम अपने भाषा को, अपने सामर्थ्य को गलत शब्दों के साथ लेने की जरूरत नहीं।
हमारे जो सुसंस्कारित शब्द है उनमें भी इतनी बड़ी ताकत है कि गंदी गाली देने वाले ओवैसी ऐसे सारे लोग, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बोल रहा है, इसके मुंह में केवल है, इसके हाथ में कुछ नहीं है। इसकी तो पतलून गीली होने का भी वीडियो हम आपको थोड़े दिन बाद दिखाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष 2-2 हाथा में तलवारें लिए लाखों की सेना लेकर भी जो यहां पर आए, उनको भी इस देश ने शरण होने के लिए मजबूर किया। इतना शौर्य है, इसलिए गलत चीजें करने की जरूरत नहीं, बस हमारे अंदर के उस असली संस्कारित और सामर्थ्यशाली शेर को जगाने की जरूरत है। ये ऐसे भिड़िए तो यूं भाग जाएंगे और ये स्थिति आएगी। भारत माता के अंदर ये ताकत है, उसके इस मट्टी में, इस जमीन में, इस पानी में, इस आबो हवा में है। लेकिन गलती से हम पिछले कुछ समय से भटक रहे हैं और इस भटकन में ऐसे लोग रास्ते में आ रहे हैं। चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, लेकिन चुप मत बैठिए, इसके खिलाफ बेखौफ होकर बोलिए और बिंदास बोलिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। हम मिल के जाए तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। किसी मां के जने में हिम्मत नहीं है मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाने की।